हेलो दोस्तों, वेलकम टू एस्पिरेंट 2025 में आज हम लोग सुर्खियों में रही प्रजातियां पढ़ेंगे। ये विजन का नोटबुक है जिसमें 2024 से 25 के बीच में अभी जो कुछ प्रजातियां न्यूज़ में थी तो हम लोग उसको पढ़ लेते हैं। यूपीएससी में तो जानते हैं कि कई सारी स्पीसीज मतलब कहीं से कुछ रैंडम पूछता है तो लोग सारी तो नहीं पढ़ पाएंगे, बट कुछ प्रजातियाँ पढ़ लेंगे तो हम लोग को एलिमिनेट कर सकते हैं। यूपीएससी पूछता भी है तो वही जो न्यूज़ में रहता है ना। तो हम लोग अभी इसमें से कई टाइप की दिया है। स्थलीय वाले हो जाते हैं, इधर पक्षी प्रजातियां हैं, एंड देन जलीय प्रजातियां हैं, ये सरीसृप कीट उभयचर, और ये बानतारा जो अपना अनंत अंबानी वाला हो गया। और ये प्रजाति पादप प्रजातियां, तो ये सब प्रजातियां मुश्किल से ये 23 पेज का नोटबुक है। इसमें मुश्किल से 50 से 60 स्पीसीज हैं। हम लोग एक एक करके सारी पढ़ते हैं। तो अभी हम लोग स्थलीय जानवर से स्टार्ट करते हैं, जिसमें दिया ग्रे वुल्फ, रेड पांडा, एशियाई शेर, चीता, भारतीय बाघ, इसी को रॉयल बंगाल टाइगर कहते हैं, पैंथेरा टिग्रिस इसका वैज्ञानिक नाम है, भारतीय हिंदी, नीलगिरी तैर, हुलॉक गिब्बन है ना, पेंगोलिन, मार्कोर, इंडियन बाइसन, गौर इसी को बोलते हैं, फिशिंग कैट, आइबेरियन फिलिंग्स। ये अपना कुछ न्यूज़ में थी तो हम लोग पहले इनको एक एक करके पढ़ लेते हैं। ये मुश्किल से 8 10 11 है, 11 टू स्पीसीज हैं, तो इसको हम पढ़ते हैं, है ना। तो ये सुर्खियों में रही प्रजाति है। तो ये अपना नोट एक है, इसको देख लो कि वन्य जीव संरक्षण संशोधन अधिनियम 2022 के तहत किए गए संशोधन के अनुसार साइट्स के परिशिष्ट के अंतर्गत आने वाली सभी प्रजातियों को अब अधिनियम की अनुसूची 4 के अंतर्गत सूचीबद्ध किया गया है। तो इसके बारे में मैं आप लोग को बता देता हूँ कि जैसे जो पहले वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 था, ठीक है। तो इसमें पहले 6 अनुसूचियाँ थी, है ना। इसके पहले 6 अनुसूचियाँ थी, 1 2 3 4 5 6 अनुसूचियाँ थी, ठीक है। तो अभी जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में संशोधन हुआ, 2022 में एक्ट आया, इसके संशोधन किया गया। तो इसमें अब 2 अनुसूचियों को हटा दिया गया। इसमें अब केवल 4 अनुसूचियाँ बची हैं, 1 2 3 4। तो जो चौथी अनुसूची है उसमें वो सभी स्पीसीज जानवर या पादप प्रजातियां रखी गई हैं जो कि साइट्स की परिशिष्ट में ऐड है। साइट्स की परिशिष्ट में कोई भी अगर ऐड है तो उनको इंडिया में उनको संरक्षण प्रदान करने के लिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में जो संशोधन किया गया उसमें अनुसूची 4 में रख दिया गया। पहले 5-6 भी थी, तो अब 5-6 को समाप्त कर दिया गया। पहले क्या रहती, जैसे छठवें और 5वें में क्या थी, पादप प्रजातियां थी, और 1 2 3 4 में क्या थी, जीव जंतु थे। जैसे 1 में थे बहुत ज़्यादा उनको संरक्षण प्राप्त था, उनमें पूरी तरह से इलीगल था हर चीज़, कोई भी आप उनको जानवर को मार नहीं सकते थे, आप उनका इलीगल व्यापार नहीं कर सकते थे। ऐसे अनुसूची 2 में थी। 3 में अपन था कि कुछ मतलब अनुमति लेकर के ऐसा कुछ कर सकते, लाइसेंस दे करके। 3 चौथे में ऐसा कुछ था, है ना। तो अब क्या हो गया, जैसे 1 अनुसूची 2 अनुसूची 3 अनुसूची थी। अनुसूची 1 है, इसमें जीव जंतु रखे गए जिनमें कोई भी व्यापार नहीं किया जा सकता, उनके पूरी तरह से संरक्षण प्राप्त है वो लोग। फिर अनुसूची 2 में उनके थोड़ा सा संरक्षण मतलब थोड़ा सा लो लेवल पर है, बट इसको भी इलीगल आप कुछ नहीं कर सकते हो। फिर और चौथी में अपन इसमें तीसरी जो अनुसूची इसमें पादप प्रजातियों को रख दिया गया है, और चौथी वाली जो है तो इसमें जो साइट्स की परिशिष्ट में एडेड है उन सबको ऐड कर दिया गया है। तो जो अपना नोट है यही कहता है, वन्य जीव संरक्षण संशोधन अधिनियम 2022 के तहत किए गए संशोधन के अनुसार साइट्स की परिशिष्ट के अंतर्गत आने वाली सभी प्रजातियां अब अधिनियम की अनुसूची 4 के अंतर्गत सूचीबद्ध है ना। ये सिंपल था। हम लोग स्थलीय प्रजाति के बारे में बात करते हैं। मैं ये आ गया ग्रे वुल्फ। हम लोग पहले तो इन सब का माइंड मैप भी अपना क्लियर रहना चाहिए। तो ये देख ले, इसका चित्र ऐसे है, ग्रे वुल्फ अपना जो गाँव में लोग लोमड़ी देखते हैं उसी जैसा तो कुछ दिख रहा है, वही है, भेड़िया इसी को बोलते हैं ना। तो इसको पहले अपन IUCN की देख लेते हैं। इसमें जो रेड लिस्ट आती है IUCN, आप लोग को पता होगा कि जो IUCN है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN, वो अपनी रेड डाटा लिस्ट जारी करता है। उसके तहत जो 9 कैटेगरी में जानवरों को बांटता है। तो इसमें से जो साइट्स की तो हम लोग देख लेते हैं कहाँ पे किसको रखा है। तो जो एक साइट है, जैसे जानवरों, पादपों या इस टाइप के फ्लोरा एंड फौना को अपना कितने टाइप से अपना जो यूपीएससी के पर्पज से आपको याद कर लेना। जैसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में किस अनुसूची में रखा गया है,
साइट्स की किस परिशिष्ट में रखा गया है, IUCN की रेड डाटा लिस्ट में उसको कहाँ रखा गया है। तो कोई 3-4 चीज़ें आपको ध्यान रखनी होंगी यूपीएससी के क्वेश्चन को कवर करने के लिए, तभी सारा डायमेंशन कवर हो पाएगा। तो अपना ग्रे वुल्फ के बारे में पढ़ रहे थे, तो जैसे अपना साइट्स है, ठीक है, साइट्स के तहत इसको कहाँ रखा है, वाइल्ड लाइफ साइट्स के परिशिष्ट 1 में रखा गया है। यानी कि जो भी परिशिष्ट 1 में हो गया अपना, अगर इंडिया में वो जीव पाया जाता है, अगर इंडिया में पाया जाता है तो ज़्यादातर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में जो है तो अनुसूची 1 में ही रखा गया है। तो ऐसे प्रजातियों को याद रख लेना है कि जो अनुसूची 1 है उसके तहत, उसके अलावा कहाँ रखा गया है, क्योंकि लगभग जो यूपीएससी में अगर तुक्का भी आप लगाओ तो अनुसूची 1 ही लगाना है ना। तो अगर अनुसूची 1 से हट के कोई है तो उनको याद रखने वाली बात है, उनको ध्यान रखना पड़ेगा। तो भेड़िया के बारे में बात कर रहे थे कि भेड़िया अपन 2 टाइप की इसमें बताया गया कि एक भारतीय भेड़िया हो गया, एक हिमालयन वुल्फ या तिब्बती वुल्फ। तो जो भारतीय भेड़िया है वो अपना लीस्ट कंसर्न है, तो IUCN इसको कहाँ रखता है, इसको लीस्ट कंसर्न में रखता है, साइट्स जो है परिशिष्ट 1 में रखता है, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 जो है वो अनुसूची 1 में रखता है। एक हिमालयन वुल्फ जो हिमालय रीजन में पाई जाती है, इसी को तिब्बती वुल्फ भी बोलते हैं। तो ये IUCN में कहाँ वल्नरेबल में है और साइट्स की परिशिष्ट 1 में है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की भी अनुसूची 1 में है। तो लगभग 1 में ही रहेगा। अगर साइट्स में है ध्यान रखना, जैसे अब ये इसका जो अभी हम लोगों ने जो नोट्स पढ़ा, ये अपन जो यहाँ पे हम लोगों ने अभी नोट पढ़ा ना, ये तो इसका जो ये देखो यहाँ पे आपको बताते हैं, जैसे यहाँ पे अनुसूची 1 में तो ये जानवर जैसे रखा ही हुआ है, लेकिन अगर ये साइट्स में एडेड है इसका मतलब ये अनुसूची 4 में भी रखा होगा। तो अगर क्वेश्चन पूछे कि जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है, ग्रे वुल्फ को कहाँ कहाँ रखा गया है, तो 1 में तो रखा ही गया है, ये तो इंडिया की तरफ से संरक्षण प्राप्त है इसको। अब चूंकि ट्रेड से रिलेटेड अनुसूची 4 में उन्हीं को रखा गया है जो साइट्स में है, तो उनको ट्रेड बैन किया गया कि नहीं ऐसी प्रजातियां या पादप या कोई भी जानवर जो साइट्स में रखी गई हैं, तो उनका इंडिया ना तो डेस्टिनेशन हो सकता है, ना तो यहाँ से व्यापार होगा, ना यहाँ पे आयात होगा, ना यहाँ से निर्यात होगा। उनको अनुसूची 4 में रखता है, तो इसमें अनुसूची 1 रखा गया, 4 में भी रखेगा, है ना। तो अगर पूछे ग्रे वुल्फ कौन कौन सी अनुसूची की में रखा गया है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन 1972 में, तो 1 में भी हो जाएगा और 4 में भी हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे अब न्यूज़ में क्यों था कि जो उत्तर प्रदेश के बहराइच जिला, उत्तर प्रदेश में जो बहराइच जिला है उसमें आदमखोर भेड़िया के हमले के बाद भेड़िया पकड़ने के लिए वन अधिकारियों ने ऑपरेशन भेड़िया शुरू किया गया है। ये टर्म दे देता है जैसे ऑपरेशन भेड़िया किस संदर्भ में न्यूज था। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जो यूपी में बहराइच जिला था तो वहाँ पे कुछ जानवर जंगल से बाहर आ गए होंगे, तो इधर उधर कुछ कर रहे होंगे, तो इसलिए न्यूज़ में था। हमको मेन ये पढ़ना है विशेषता कि ये जैसे उनकी कुछ बिहेवियर से रिलेटेड, उनका जो पर्यावास हो गया, वो ये सब चीज़ें, तो ये बहुत ही सामाजिक होते हैं, ठीक है, मतलब ये झुंड में रहते हैं, 6 से 8 वाले सदस्यों वाले समूह में रहते हैं, बहुत तेज गति से दौड़ सकते हैं। ये भेड़िया आमतौर पर आजीवन एकल साथी यानी कि मोनोगैमस, मतलब ये केवल एक ही शादी करता है, ध्यान रखना है, जिंदगी में केवल एक ही शादी करता है, उसी के साथ जीवन बिताता है, कितना बढ़िया है, साथ रहता है। समूह में नर भेड़िया का प्रभुत्व रहता है, जैसे हम लोग देखे थे जो हाथी वगैरह रहती है तो उसमें हथनी जो होती है वो ग्रुप का नेतृत्व करती है, वहाँ पे मैट्रियार्कल सोसाइटी रहती है। तो जो भेड़िया है तो यहाँ पैट्रियार्कल सोसाइटी हम लोग जैसा ही है, जैसे अभी आधुनिक मानव पैट्रियार्कल सोसाइटी फॉलो करता है, तो ऐसे ये जो भेड़िया है ये भी नर भेड़िए का ही प्रभुत्व रहता है ना। यहाँ पे ये अलग अलग आवाज़ें निकालकर और गंध छोड़कर संचार स्थापित करता है। तो जो एक दूसरे से बात करने के लिए तो डिफरेंट टाइप की आवाज़ निकालते हैं, गंध छोड़ते हैं, ये तो सारे जीव लगभग करते हैं। तो अपना पर्यावास के बारे में बात कर लो तो भारतीय भेड़िया और हिमालयन बुल और तिब्बती भेड़िया। तो भारतीय भेड़िया के जैसे मतलब अपने भारत के रीजन किसी न किसी स्टेट में पाया जाएगा, अब हिमालयन बुल पर तो समझ आ जाता है तिब्बत एरिया में या हिमालय में पाया जाएगा, ठीक है। तो ये राजस्थान, गुजरात और प्रायद्वीपीय भारत में पाया जाता है, ठीक है, राजस्थान रीजन में, गुजरात रीजन में और प्रायद्वीपीय भारत बोल दिया। इसका मतलब है कि लगभग पूरे देश में नॉर्थ को छोड़ दो, जो विंध्या पर्वत है, सतपुड़ा पर्वत है, उससे ऊपर छोड़ दो नॉर्थ में, साउथ में चले जाओ तो लगभग हर स्टेट में इक्का दुक्का पाया जाता है ना। हिमालयन बुल्फ जो होता है ऊपरी ट्रांस हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है।
है ना। ये अपन आ जाता है रेड पांडा। ऐसे ही इनको थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन सबके बारे में रखनी है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि स्पीसीज इतनी ज़्यादा है कि आप पढ़ नहीं पाएंगे। तो थोड़ा बहुत अपना को रेड पांडा के बारे में पहले तो अपना चित्र देख लो, थोड़ा सा माइंड मैप बना रहेगा। और जो IUCN है, IUCN इसको इंडेंजर्ड स्पीसीज में रखता है। किसको? अपना जो ये है रेड पांडा, तो IUCN इसको इंडेंजर्ड स्पीसीज में रखता है। साइट्स में इसको परिशिष्ट 1 में रखा गया है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की अनुसूची 1 में रखा गया है। तो ये तो ठीक है, हमेशा ही थोड़ा सा इसको ऊपर देखना पड़ता है, ये कहाँ क्या है, ये लगभग इसी फर्स्ट में ही रहता है। और जो अपना एक ये भी ध्यान रखना है कि जो अपना इंडिया है वो 22 प्रजातियों के लिए ये कार्यक्रम चलाता है, प्रजाति पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम। इसके अंतर्गत जो 22 प्रजातियों में, उनमें से भी एक लाल पांडा जो है ये एक है, उनमें से एक। 22 भारत जो है 22 प्रजातियों के लिए कार्यक्रम चलाता है, प्रजाति पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम, तो उनमें से एक है ये रेड पांडा। थोड़ा इसको भी ध्यान रखना है कि दे सकता है कई सारे 2-4 तो स्पीसीज दे देगा, बोल देगा जो अपना प्रजाति पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम है उसके अंतर्गत किसको किसको रखा गया है। तो ध्यान रखना कि रेड पांडा भी है उनमें से, ठीक है। तो न्यूज़ में क्यों था, तो दार्जिलिंग के पद्मजा नायडू हिमालयन चिड़ियाघर, दार्जिलिंग यानी कि पश्चिम बंगाल, पद्मजा नायडू हिमालयन चिड़ियाघर के रेड पांडा कार्यक्रम को वाइल्ड लाइफ एसोसिएशन ऑफ जू एंड एक्वारियम संरक्षण पुरस्कार 2024 के लिए फाइनलिस्ट के रूप में चुना गया है। तो अपना जो WAZA है वो इसको पद्मजा नायडू हिमालयन चिड़ियाघर है उसको पुरस्कार देने की बात करता है, तो इसलिए न्यूज में आ गया है ना। तो ये इसकी विशेषता क्या है रेड पांडा की, ये ध्यान रखना है, ठीक है। ये स्तनपायी जानवर है, ये जानवर स्तनपायी है, अधिकांश समय पेड़ पर रहता है, अपना समय लगभग पेड़ जैसे बंदर टाइप का ही है कि हमेशा लगभग पेड़ में ही सोता है, खाता है, थोड़ा बहुत टहलने के लिए बाहर आ जाता होगा। रेड पांडा को पारिस्थितिक तंत्र में होने वाले परिवर्तनों का एक महत्वपूर्ण संकेतक माना जाता है, कि ये इंडिकेटर स्पीसीज भी है, एक इंडिकेटर स्पीसीज भी है। आप लोग पढ़े होंगे कई सारे, जैसे इंडिकेटर स्पीसीज, छत्र प्रजाति कौन सी है, इस टाइप की, तो ये इंडिकेटर स्पीसीज है ना। अगर कोई पारिस्थितिक परिवर्तन होता है तो ये पहले ही इनका संख्या कम होने लगती है, कुछ होने लगता है। एक इंडिकेटर स्पीसीज है कि जहाँ ये है इसका मतलब हमारा पर्यावरण थोड़ा सा स्वस्थ है। ये पहाड़ों पर आसानी से चढ़ जाते हैं, ये आमतौर पर अकेले रहना पसंद करते हैं। बंदर है तो पहाड़ों में चढ़ ही जाएगा। रेड पांडा लगभग थोड़ा बंदर नहीं है, बट थोड़ा सा अपने याद करने के लिए थोड़ा सा रेड बंदर बोल सकते हैं। ये आमतौर पर अकेले रहना पसंद करते हैं, मतलब ये इसको लोग पसंद नहीं है। लेकिन प्रजनन के मौसम में नर और मादा एक साथ आते हैं, यानी कि जब इनको प्रजनन करना होता है तो साथ आते, बाकी लगभग ये अकेले रहते हैं। ये सुबह में और गोधूली के समय, ये याद करने वाली चीज़ है कि अपना सुबह और गोधूली के समय ही सबसे अधिक सक्रिय होते हैं, इसलिए इन्हें क्रिपस्कुलर जीव भी कहते हैं, यानी कि रेड पांडा को क्रिपस्कुलर जीव भी कहा जाता है। इसको ध्यान रखना है, क्रिपस्कुलर जीव भी कहा जाता है। यह सिक्किम का राजकीय पशु है, स्टेट एनिमल है। सिक्किम राज्य ने रेड पांडा को अपना स्टेट एनिमल घोषित किया है। इसके पर्यावास के बारे में बात करते हैं तो पर्णपाती और शंकुधारी पेड़ों के मिश्रित वन, विशेषकर जहां बांस के घने क्षेत्र पाए जाते हैं। जैसे अपना देखते हैं जो नॉर्थ इंडिया है, पूर्वोत्तर भारत, इसमें लगभग बांस लगभग हर स्टेट में काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है। और चूँकि रेड पांडा भी लगभग इधर ही एरिया पूर्वोत्तर भारत में ज़्यादातर पाया जाता है, तो इसका जो पर्यावास है तो समझ सकते हैं कि बांस में ही रहता होगा, बांस के घने क्षेत्र में पाए जाते हैं। प्राप्ति का क्षेत्र है भारत में सिक्किम, पश्चिम बंगाल, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नेपाल, भूटान, म्यांमार, चीन, यानी कि पूर्वोत्तर भारत में अपना रेड पांडा पाया जाता है। तो कोई भी जैसे सिक्किम होगा पूर्वोत्तर भारत, 7 स्टार जो अपना स्टेट है, पश्चिम बंगाल हो गया, मेघालय हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, नेपाल, भूटान। अगर ऐसा कहता है केवल भारत में पाया जाता है तो ये गलत है, क्योंकि देख सकते हैं नेपाल, भूटान, नेपाल, चीन में भी पाया जाता है। यानी कि अब अपना आ जाता है एशियाई शेर। तो जो बिग कैट भी आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में सुना होगा, तो उस वजह से जो अपना 7 जो स्पीसीज आती हैं बिग कैट में, उनमें से सारी को लगभग आपको पढ़ लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। जैसे बिग कैट में हम बताते हैं कि इसमें 7 प्रजातियाँ रखी जाती हैं। एक हो जाएगा शेर, एक हो गया
शेर हो गया, चीता हो गया, बाघ हो गया, एक तेंदुआ हो गया, हिम तेंदुआ हो गया, है ना, हिम तेंदुआ हो गया, और एक हो गया जागुआर। कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6। शेर, चीता, बाघ, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, जागुआर, और एक कौन सा होता है? शेर, चीता, ठीक है, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, जागुआर, प्यूमा। प्यूमा। तो ये 7 इनको बिग कैट के नाम से जाना जाता है। भारत में बिग कैट अलायंस के नाम से वो भी किया हुआ है संरक्षण के लिए। तो अपने यहाँ अगर जो भारत में देखा जाए तो शेर पाया जाता है, चीता पाया जाता है, बाघ पाया जाता है, तेंदुआ पाया जाता है, हिम तेंदुआ पाया जाता है। लेकिन ये जागुआर और प्यूमा है, ये भारत में नहीं पाई जाती। लेकिन अपना जो संरक्षण है, संरक्षण के लिए बिग कैट अलायंस इंडिया ने जो लॉन्च किया हुआ है, तो उसके तहत सातों को ही संरक्षण प्राप्त है ना। अब जैसे हम लोगों ने जो अनुसूची की बात करते हैं कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का अनुसूची 1 में रखता है, तो क्या लगता है कि जैसे भारत में इसको तो अनुसूची 1 में ही रखा होगा, इसको अनुसूची 1 में रखा होगा, इसको रखा होगा, इसको रखा होगा, इसको रखा है, चूंकि भारत में पाए जाते हैं इसलिए। अब जैसे जागुआर और प्यूमा को बोले कि भारत ने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में इसको अनुसूची 1 में रखा, तो ये गलत होगा, क्योंकि भारत में पाया ही नहीं जाता है, तो इसको अनुसूची 1 में क्यों रखेगा। तो इसके संरक्षण के लिए प्रयास करता है भारत, पैसा भी देता है इनके संरक्षण के लिए, तो इसको ध्यान रखना है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देख लेते हैं जैसे शेर के बारे में, एशियाई शेर। अब अपने यहाँ भारत में शेर कहाँ पाया जाता है? केवल और केवल एक स्टेट में, ध्यान रखना, भारत में केवल एक ही राज्य है जहाँ पे एशियाई शेर पाए जाते हैं, वो है गुजरात, है ना, गुजरात का जो गिरी वन है। तो इसने को गिरी वन से 6 एशियाई शेरों को अभी तक केवल इसी वन में रहते थे। तब जो तमिलनाडु गुजरात सरकार ने इसे अनुरोध भी किया गया था कि शायद मध्य प्रदेश में भी काटो इसमें, क्योंकि इनकी विविधता को बचाने के लिए, नहीं तो सब एक ही उसमें रहेंगे, कहीं बीमारी हो जाएगी तो सारे मर जाएंगे। इसलिए दूसरे वन्य जीव अभयारण्य इनको भेजने के लिए बात चल रही थी, तो वही उसी से रिलेटेड न्यूज शायद पिछले साल भी न्यूज में था। गिरिवन से 6 एशियाई शेर बरदा वन्य जीव अभयारण्य, इसको ध्यान रखना है, बरदा वन्य जीव अभयारण्य में पलायन किए गए हैं। इसकी विशेषता के बारे में देख लेते हैं कि अफ्रीकी शेर की तुलना में आकार में थोड़े छोटे होते, जो अफ्रीकी शेर होते हैं ना, उनकी जैसे ये अयाल होती है, ये जो इसको बोलते हैं अयाल, ध्यान रखना, ये जो होती है इनके शेर के चारों तरफ जो बाल निकले होते हैं बहुत ज़्यादा, इसको अयाल बोलती है ना, कि एशियाई नर शेरों की अयाल कम घनी होती है। जो अफ्रीकी शेर होते हैं उनका आकार भी बड़ा होता है, उनकी अयाल भी बड़ी होती है। एक सेकंड, तो ये क्या हम लोग जिससे बात करते हैं अफ्रीकी शेर, जिससे 2 टाइप, एक अफ्रीकी शेर है और अपना एशियाई शेर है। तो एशियाई शेरों की जो अयाल होती, इनका आकार भी छोटा होता है, इनकी अयाल जो होती है ना निकली हुई है ऐसे ऐसे, तो ये अयाल भी थोड़ा सा कम घनी होती है ना। और जो अफ्रीकी शेर होते हैं उनकी जो आकार भी बड़ा होता है, उनकी अयाल भी लगभग कम घनी होती है, उनकी घनी होती है। शेरों का कोई विशेष, ये ध्यान रखना, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट, यूपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन पूछ भी चुका है कि शेरों का कोई निश्चित प्रजनन काल नहीं होता है। तो याद रखना कि शेरों का कोई विशेष प्रजनन काल नहीं होता है ना। इनके पर्यावास के बारे में बात करें अगर जो, तो ये केवल ये ध्यान रखना, ये वर्ड यूपीएससी के फेवरेट है, केवल गिर वन और गुजरात के सौराष्ट्र के अन्य संरक्षित क्षेत्रों में पाए जाते हैं। और इनकी जो IUCN की लिस्ट है उसमें कहाँ रखा गया है, तो IUCN में अपना इंडेंजर्ड में रखा हो गया, ठीक है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड में नहीं। जैसे जो अफ्रीकी शेर है वो लगभग क्रिटिकली इंडेंजर्ड नहीं, इंडेंजर्ड में ही है, तो ये इंडेंजर्ड है, ठीक है। और साइट्स में देखो परिशिष्ट 1 में रखा गया है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के 1 में रखा गया है। और देखो जैसे रेड पांडा भी हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि प्रजाति पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम जो भारत का है उसे 22 प्रजातियों के संरक्षण के लिए बात करता है, तो उनमें से ये अपना शेर भी, एशियाई शेर भी एक है, प्रजाति पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल 22 प्रजातियों में से एक है। संरक्षण हेतु क्या प्रयास किए गए हैं, तो वो हम लोग देख लेते हैं। संरक्षण के लिए क्या प्रयास किए गए हैं, तो प्रोजेक्ट लायन की घोषणा 15 अगस्त 2020 को, देखो जो 15 अगस्त 2020 को इनके अपना जो जैसे 72 में उधर आए थे, तो ये लगभग उनके 50 साल के करीब पूरा हो रहे थे, तो 15 अगस्त 2020 को जैसे इनके इसके अपना ये एशियाई शेर है,
तो शेरों के संरक्षण के लिए भी एक प्रोजेक्ट लाइन लाया गया था। ऐसे ही उनके गंगा डॉल्फिन के लिए संरक्षण के लिए भी प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था। 15 अगस्त 2020 को ही है। तो ऐसे कनेक्ट करके अपन को पढ़ना है। तो ध्यान रखना, जैसे भारत का जो जलीय जीव है, राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन है। तो गंगा डॉल्फिन के लिए भी 15 अगस्त 2020 को ही प्रोजेक्ट गंगा डॉल्फिन करके लाया गया था। तो इसके लिए भी शेर के लिए भी प्रोजेक्ट लाइन की घोषणा 15 अगस्त 2020 को की गई संरक्षण के लिए, है ना। तो अब हम लोगों से जैसे बिग कैट लाइन अभी हम लोगों ने अब आ गया चीता। तो अभी हम लोगों ने जो बिग कैट बोला था, बिग कैट में 7 प्रजातियां आ रही थी। तो 7 प्रजातियां में से एक शेर था, दूसरा चीता था, तीसरा अपना बाघ, शेर, चीता, बाघ, एंड देन फिर था जागुआर, एंड देन प्यूमा, एंड देन तेंदुआ, एंड देन हिम तेंदुआ। 7 थी, ठीक है। तो 7 में सब चीता के बारे में देख लेते हैं। तो एशियाई चीता, तो ये चीता, इसके IUCN का इसका देख लेते हैं। IUCN में क्रिटिकली है। जैसे शेर अभी क्या था, ध्यान रखना, इंडेंजर्ड था, क्रिटिकली इंडेंजर्ड नहीं था। ये जो है क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। चीता चीता जो है क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, शेर जो है इंडेंजर्ड है। साइट्स की परिशिष्ट और ये WPA में तो 1-1 में ही रखे रहेगा। तो इसको आपको ध्यान याद ही रहेगा। जो 1 से अलग रखा गया केवल उनको ध्यान रखना है। जैसे ये न्यूज में क्यों था कि गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य को भारत में चीतों के दूसरे पर्यावास के रूप में विकसित किया जा रहा है। जो गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य है उसको भारत में चीतों के दूसरे पर्यावास के रूप में विकसित किया जा रहा है। अब कमेंट में आप लोग को ये बताना है कि ये दूसरा है तो पहला कौन था, ये आप लोग को बताना है, ठीक है। नहीं तो मैं बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, है ना। ये अपना आ गया विशेषता। ये अभी हम लोग बताया ना, बिग कैट अलायंस भारत में लॉन्च किया है। जहाँ बिग कैट की अन्य प्रजातियां शेर, बाघ, तेंदुआ, जागुआर आदि दहाड़ती है, वही चीता दहाड़ता नहीं है। ये UPSC का फेवरेट क्वेश्चन, UPSC ने इसको पूछ चुका है, ठीक है। जो बिग कैट में 7 प्रजातियां होती है, तो इनमें से जो 6 प्रजातियां होती है लगभग दहाड़ती है। जो चीता है वो दहाड़ता नहीं। अपना जो शिकार होता है बहुत, जैसे कभी देखे होंगे आप, कभी किसी वन्य जीव अभयारण्य में गए होंगे तो ये चुपके चुपके जाता है, अपने शिकार करता है। अपना पैर की आवाज़ तक नहीं आती, इतना धीमे से रहता है। जबकि शेर वगैरह क्या है, तो दहाड़ते हैं इतना जैसे पूरा तहलका मच जाता है पूरा जंगल में, है ना। तो ये जो चीता होता है दहाड़ता नहीं, इसको याद रखना है, चीता दहाड़ता नहीं है। 2-4 बातें हर जानवर के बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे चीता के बारे में कि ये दहाड़ता नहीं है। जैसे शेर के बारे में क्या पढ़ा कि उसका कोई निश्चित प्रजनन काल नहीं होता है ना। और कंपेरिजन ही पढ़ते ध्यान देते हैं जैसा, उसमें क्या था, शेर था एशियाई शेर, एक अफ्रीकी शेर। अफ्रीकी शेर की जो अयाल होती है वो ज़्यादा बड़ी घनी होती है। एशियाई शेर की अयाल जो होती है कम घनी होती है। ऐसे हम लोगों ने क्या पढ़ा था, जो आकार होता है अफ्रीकी शेरों का आकार जो होता है थोड़ा सा बड़ा होता है, इसका जो अपना एशियाई शेर है इनका आकार छोटा होता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लो कि ये दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला स्तनपायी है। 1952 में, ये ध्यान रखना कि भारत में नहीं पाया जाता था, अफ्रीका से लाया गया था, नामीबिया से शायद। 1952 में भारत में विलुप्त होने वाला एकमात्र बड़ा मांसाहारी जानवर है। ये 1952 में भारत से विलुप्त हो गया था, फिर अफ्रीका से भी लाया गया था, है ना। इसको जो पर्यावास के बारे में बात करता है तो अफ्रीकी चीता और एशियाई चीता। तो यहाँ पे जैसे अपन शेर के बारे में पढ़े थे, एशियाई शेर, अफ्रीकी शेर। ऐसे चीता के बारे में एशियाई अपना ये हो गया कौन सा, एशियाई चीता और अफ्रीकी चीता। तो अफ्रीकी दोनों का कंपैरिजन अच्छा दिया, विजन ने ये बढ़िया किया, कंपैरिजन करके पढ़ लेते एक बार तो दोनों का अलग चीज़ें पता रहती है। तो अफ्रीकी चीते जैसे उप सहारा अफ्रीका। जैसे उप सहारा रीजन कौन सा है पता है आपको, जैसे जो अफ्रीका का नॉर्थ रीजन है वो सहारा रीजन कहलाता है, नॉर्थ साउथ वाला रीजन उप सहारा रीजन कहलाता है। तो ये उप सहारा रीजन नमीबिया में सबसे बड़ी आबादी है। अफ्रीकी चीता पूछेगा, अफ्रीकी चीता लगभग कहाँ पाई जाती है अफ्रीका में, तो दक्षिण अफ्रीका बोल सकते हैं। उनमें से अगर पर्सनली पूछे तो नमीबिया में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, जो नमीबिया, बोत्सवाना, अंगोला वगैरह तो वहाँ के आसपास पाई जाती है, और नामीबिया में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। और एशियाई चीता केवल ईरान के शुष्क इलाकों तक सीमित है। मतलब जो एशियाई चीता है देखो कहीं नहीं पाया जाता, केवल ईरान में पाया जाता है। ईरान में भी ज़्यादा नहीं है, उसके से 10, 12, 15 ऐसे टाइप के हैं, तो संरक्षण वहाँ होता नहीं इतना ज़्यादा। तो बस ध्यान रखना, अभी जो एशियाई चीता है वो कहाँ पे है, ईरान में है। और अफ्रीकी चीता लगभग ज़्यादा सबसे ज़्यादा नामीबिया में है, लेकिन अपना अफ्रीका रीजन में, साउथ वाले रीजन में पाए जाते हैं।
तो दोनों को अगर इनकी IUCN की बात करें तो वल्नरेबल है। जो अफ्रीकी चीता वल्नरेबल है, एशियाई चीता तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है ना। जैसे ही शेर के बारे में था कि यहाँ पे इंडेंजर्ड था, वो शायद वल्नरेबल है। देखते आगे वो भी